Hello everyone, this is Javed and you are watching my YouTube channel Easy Concept जहां मैं informative videos लेकर आता हूं. Well, this will be quite fascinating to know that a series of lectures will be given to you both for the preparation of your competitive exams and for your academic level exams. So I would like to request you to please hit the bell icon and subscribe button to get the latest notification of my videos. Well, have we start today's lecture? Well, our today's topic is generally related with our development. जी हाँ दोस्तों, जनरली एक जो टर्म होता है हमारे जिंदगी में, चेंज, डेवलपमेंट हो या रेवोल्यूशन हो, ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो हम लोग सुना करते हैं, राइट? और आज बेसिकली डेवलपमेंट कहने का मतलब है दोस्तों कि सोशली कल्चरली जो इंसान डेवलप्ड है और इंटेलेक्चुअली जो ज्यादा डेवलप्ड है वो ज्यादा पावरफुल होता है दोस्तों, राइट? तो हिस्ट्री में भी, एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री में एक रिमार्केबल, एक इंट्रेंच्ड बट परवेसिव टॉपिक है यूरोपियन हिस्ट्री का, रेनेसा. जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रेनेसा के बारे में. पर्टिकुलरली इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे रेनेसा के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके कंसेप्ट के बारे में, एक बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे दोस्तों. अपार्ट फ्रॉम दैट जानने की कोशिश करेंगे इसके कॉजेस के बारे में, एंड देन वाइड स्प्रेड लेवल पे किस तरीके से इसका इंपैक्ट रहा था यूरोपियन सोसाइटी में, जो ड्रास्टिकली यूरोपियन सोसाइटी को चेंज कर दिया था इसने, राइट? सो इन चीजों के बारे में वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों. वेल, यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर इसके कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा कि रेनेसा है क्या. यहां पर मैं एक कंटेम्प्रेरी सोर्स को रिलेट करना चाहता हूं दोस्तों, राइट? आज एक इंसान इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, या इंटेलेक्चुअली डेवलप होने का मतलब ये होता है या तो आप किसी बड़े लेवल में मान के चलो आप प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो कोई भी प्रोफेशनलिज्म तब तक अडॉप्ट नहीं किया जा सकता जब तक आप इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड नहीं होते हो, राइट? एंड दूसरा जो एक फील्ड आता है आर्ट्स की तरफ हमें लेकर जाता है दोस्तों, वो होता है कहीं ना कहीं सोशली एंड कल्चरली डेवलप होना. कोई कोशिश करता है कि मैं नाचने गाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाऊं, कोई पेंटिंग में माहिर बनने की कोशिश करता है, यानी अलग अलग फील्ड में प्रोफेशनलिज्म में अपने जौहर दिखाने की कोशिश करता है, अपने आप को किस तरीके से वो बिल्ड करता है, राइट? तो तमाम तर चीजें, जितनी भी चीजें होती है, या तो वो आपके सोशो कल्चरल स्फीयर और उसके डेवलपमेंट से रिलेट करती है, या तो आपके इंटेलेक्चुअलिज्म से रिलेट करती है, राइट? तो ऐसे ही इंटेलेक्चुअलिज्म और सोशो कल्चरल डेवलपमेंट और चेंज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे यूरोपियन सोसाइटी को लेकर. जी हाँ दोस्तों, पहली बार यूरोपियन सोसाइटी में सोशो कल्चरल चेंज एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों, वो होता है 14th सेंचुरी में. जी हाँ दोस्तों, 14 to 16 सेंचुरी में. अब मैं रेनेसा के पर्टिकुलरली एक बैकग्राउंड के बारे में बात करूंगा दोस्तों. वेल, इट इज पर्टिनेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेनेसा बिफोर द बैकग्राउंड. वेल, रेनेसा ये जो टर्म है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया जाता है, रेनेसरी. जी हाँ दोस्तों, मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, RENESCERE, राइट? और इंग्लिश टर्म रेनेसा, जिसका मतलब होता है दोस्तों रीबर्थ. अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं किस कंटेक्स्ट में रीबर्थ के बारे में बात कर रहा हूँ. तो रीबर्थ इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिवाइवलिज्म ऑफ क्लासिकल लिटरेचर्स. एंड एट द सेम टाइम दोस्तों, कहीं ना कहीं मामला ये था कि 14 सेंचुरी से पहले, 13 सेंचुरी से पहले यूरोप में जो एज था, कहीं ना कहीं उस एज को डार्क एज के नाम से भी बहुत सारे हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स रिफर करते हैं. इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, वो मैं लेटर ऑन आपको क्लियर कर दूंगा. वेल, इस रीबर्थ के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिवाइवलिज्म ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, यानी ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर का जो मिक्सचर है, जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, उस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं. तो यहां पर रेनेसा ड्रास्टिकली चेंज लेकर आता है यूरोपियन सोसाइटी में, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेंटिंग, राइट, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. यानी इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो रेनेसा डज टॉक अबाउट चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द सोशो कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल फील्ड. वेल, ये था एक छोटा सा कंसेप्ट.
अगर बात की जाए दोस्तों इसकी ओरिजिन के बारे में, तो ये पर्टिकुलरली यूरोप के इटली से स्टार्ट होता है दोस्तों। इटली जो कि एक कंट्री है, वहां पर एक जगह का नाम है, वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज फ्लोरेंस। जी हाँ दोस्तों, फ्लोरेंस से ये पर्टिकुलरली ओरिजिनेट करता है। कुछ 14 सेंचुरी से लेकर 16 सेंचुरी तक ये स्ट्रेच करता है, और इस बीच में एक ड्रास्टिक चेंज आता है दोस्तों, और एक डिसाइसिवली कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कल्चर एंड सोशल स्फेयर जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है। वेल, इसके बाद पर्टिकुलरली बात करेंगे दोस्तों अब इसके बैकग्राउंड के बारे में, जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा था। तो पर्टिकुलरली एक जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअलिज्म या रिवाइवलिज्म का जो मैं कंसेप्ट लेकर आ रहा हूं दोस्तों, यानी उससे पहले जो मामला थे वो बिगड़े हुए थे, जाहिर सी बात है, राइट। तो ये बिगड़ा हुआ मामला दैट कैन बी टर्म्ड एज डार्क एज। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्कॉलर्स का रिमार्क है। पर्टिकुलरली एक ह्यूमैनिटीज स्कॉलर थे उस वक्त के, जिनका नाम है पेट्रार्क। जी हाँ दोस्तों, पेट्रार्क ने इस टर्म को पहली बार यूज किया, रिफर किया फॉर द एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट, राइट, टू द एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट। ये कहीं ना कहीं एक एब्सेंस देखा जाता है उस वक्त लेकर, यानी 5th सेंचुरी से लेकर 12 और 13 सेंचुरी के दरमियान का जो पीरियड है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि उस वक्त अरब्स जो है उनका राइज हो रहा था, उनका इमरजेंस हो रहा था, मुस्लिम्स पावर में आए थे कहीं ना कहीं। एंड देन मैं एक और पॉइंट यहां पर इंक्लूड करना चाहूंगा दोस्तों, वो ये कि 1453 में, द ईयर 1453 actually marked the turning point from the Middle Ages to the modern period of Europe। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपोल जो कि रोमन कैपिटल था, वो उसको सीज कर लिया जाता है। जो मुस्लिम पीपल्स होते हैं, मुस्लिम्स कहीं ना कहीं अरेबियंस जो होते हैं बेसिकली, वो इस जगह को कॉन्कर कर लेते हैं। तो आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द रोमन कैपिटल दैट इज द कॉन्स्टेंटिनोपोल, ये कॉन्स्टेंटिनोपोल जो जगह का नाम है दोस्तों, रोमन साम्राज्य से जो एक जो राजा थे उस वक्त के, उनका नाम था कॉन्स्टेंटिन। या दोस्तों उनके नाम से ही ये कॉन्स्टेंटिनोपोल रखा गया। वेल, यहाँ एक बहुत बड़ा ये बैकग्राउंड क्रिएट करता है, बिकॉज आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल many of the Christian personalities and monks they fled away with precious literatures, right, and important literary sources। और ये कहीं ना कहीं बेसिस बनती है यूरोप में अलग अलग कोने में जाकर उसको दोबारा रिवाइव करना, और जो रोमन साम्राज्य यानी रोमन सिविलाइजेशन जो हुआ था, रोमन इंपायर जो थी, यानी 4th to 3rd सेंचुरी बीसी का जो मामला है, 400 से लेकर 300 बीसी का जो मामला है, जिस वक्त रोमन साम्राज्य बहुत ज्यादा अपने पिक पर थी, तो किस तरीके से थी, बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिशंस एंड कल्चर, राइट। उन चीजों को रिवाइव करने का सेंस कहीं ना कहीं दोबारा उभर रहा था, और लोगों में एक बिलीफ था कि ये लोगों में एज ऑफ रीजन लेकर आएगा, नए सेंस को लेकर आएगा, और हम लोग भी डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे। दिस वाज द थिंग। आफ्टर दैट मैं बात करूंगा दोस्तों डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा टर्म है फ्यूडलिज्म, जिसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर और वीडियो बनाई जा सकती है। वेल, यहां पर डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इंग्लैंड और दूसरे जो बड़े कंट्रीज है कैपिटलिज्म के पाथ को अब कहीं ना कहीं अपना रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन जो अब मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, वो है डिस्कवरीज ऑफ द न्यू वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, डिस्कवरीज ऑफ द न्यू वर्ल्ड कहने का मतलब है एक 14 सेंचुरी में जो एक वेव नया स्टार्ट हुआ था, जिसके तहत यूरोप के अलग अलग मुल्कों से, स्पेन हो, पुर्तगाल हो, ये पहले सी वॉयजेस करने वाले कंट्रीज थे। पर्सनालिटीज लाइक मैगेलन, वास्को डा गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को डा गामा के बारे में आपको पता होगा, हिंदुस्तान आए थे ये 1498 में, कैलिकट में विजिट किया था उन्होंने। तो न्यू डिस्कवरीज जो हुए थे, ये कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में क्वेस्ट क्रिएट कर रहा था। तो इट वाज अ पीरियड ऑफ क्वेस्ट आल्सो, राइट। ह्यूमैनिज्म एंड ह्यूमैनिस्टिक स्कॉलर्स के बारे में अब मैं बात करूंगा दोस्तों। बहुत सारे ह्यूमैनिस्टिक स्कॉलर्स जैसे पेट्रार्क, बोकाशियो, ब्रूनी, मक्यावली, और बाद में जो जैसे आए थे लियोनार्डो दा विंसी। फिर मैं बात करूंगा दोस्तों शेक्सपियर के बारे में, जो एक बड़े ड्रामेटिस्ट पोइट के हैसियत से उभर कर सामने आए। बल्कि जितने भी पर्सनालिटीज थे ह्यूमैनिस्ट स्कॉलर्स, इनका जो अप्रोच था वो बिल्कुल लोगों को तरक्की की ओर ले जाने वाला था। सेक्युलर अप्रोच रखने वाले लोग थे ये।
साथ ही साथ इनकी लिटरेरी प्रोडक्शन कहीं ना कहीं सोसाइटी में एनलाइटेनमेंट का अब काम करने लगे दोस्तों, राइट। और इसी की वजह से लेटर ऑन जितने भी साइंटिफिक प्रीकर्सर एक एटीट्यूड जो था वो रेनेसा की वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ दीज ह्यूमैनिस्ट स्कॉलर्स अंडर द रेनेसा। जी हाँ दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं एज ऑफ रीजन, एनलाइटेनमेंट, पीरियड ऑफ सेक्युलरिज्म ये उभर कर सामने आता है, एंड एट द सेम टाइम प्रीकर्सर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन का भी काम करता है दोस्तों। एक ड्रास्टिक और जो एक बड़ा चेंज होता है दोस्तों बाय द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जो 15th सेंचुरी में स्टार्ट होता है, 15th सेंचुरी में स्टार्ट होता है, जो ऑल राउंड प्रोग्रेस को क्रिएट करता है कहीं ना कहीं, और इसी को लेकर लोगों में एक नया क्वेस्ट पैदा होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड द एज ऑफ रीजन। नेक्स्ट टू दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो होता है दोस्तों राइज ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म बाय मार्टिन लूथर। जी हाँ दोस्तों, मार्टिन लूथर एक ऐसी पर्सनालिटी है जो क्रिश्चियनिटी में पहली बार सवाल करते, क्वेश्चंस उठाते हैं, एंड अल्टीमेटली एक नए सेक्ट को इनकलकेट किया जाता है इन क्रिश्चियनिटी, इनटू द क्रिश्चियनिटी। तो ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाता है दोस्तों। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए, मैं कुछ बातें बता देता हूं आपको। ये एक ऑल राउंड, रेनेसा इज ऑल अबाउट द ऑल राउंड प्रोग्रेस, राइट। ये ऑल राउंड प्रोग्रेस कहने का मतलब है ये एज अ लॉन्ग इंपैक्ट को क्रिएट करता है, बट इन रियलिटी रेनेसा वाज अ सोशियो कल्चरल मूवमेंट एज वेल एज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट अकॉर्डिंग टू मेनी ऑफ द स्कॉलर्स और मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर्स, राइट। सो दिस वाज द थिंग। तो ये जो डेवलपमेंट था कहीं ना कहीं हर जमाने में अगर की जाए, तो अगर इंसान इंडिविजुअली करता है तो उसकी तरक्की होती है, और हर इंसान एक ग्रुप में, एक नेशन अगर करता है तो पूरा का पूरा नेशन बिल्डिंग होता है दोस्तों। तो इसी से मैं यहाँ अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।